जी, आज हमने स्टार्ट करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें दो वर्ड्स नज़र आते हैं, इन्वायरमेंट एंड केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट रिजल्टिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं और वो रिजल्टेंटली प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको डिवाइड किया जाता है 4 स्फीयर्स के अंदर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में मेनली हम गैसेस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज़ के बारे में, लिथोस्फीयर में जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनके बारे में, एंड बायोस्फीयर में जहाँ जहाँ पे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो एटमॉस्फेयर के साथ है। एटमॉस्फेयर है क्या? आवर सराउंडिंग ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है इसके सराउंडिंग में जो डिफरेंट गैसेस एक कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो फॉर्म करती हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फिर डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, वाटर वेपर्स वगैरह वगैरह। तो तकरीबन अर्थ सरफेस से लेके 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो एटमॉस्फेयर में इंक्लूड किया जाता है। एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। These gases absorb harmful radiation of sun to protect life on earth. Nitrogen is used by nitrogen fixing bacteria. Oxygen is required for respiration. कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो सस्टेनिंग लाइफ, मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ के ऊपर कंपल्सरी होते हैं। अगर हम देखें एटमॉस्फेयर को तो उसको भी फर्दर 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। ट्रोपोस्फेयर इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इन विच वी लाइव। जहाँ पे हम रह रहे हैं तो ये जो यहाँ से मतलब अर्थ सरफेस से जो स्फीयर स्टार्ट होता है वो ट्रोपोस्फेयर है। इट एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर। इट कंटेन ऑल दोज गैसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मेजरली गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर के रीजन में ही होती हैं। स्मॉग की बात करें तो ये कम्बिनेशन होती है स्मॉग एंड फॉग का। दो तरह की होती है स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। रिड्यूसिंग स्मॉग कौन सी होती है? दिस स्मोक कंटेन हाई कंटेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई होती है। केमिकली इसकी जो नेचर होती है वो रिड्यूसिंग होती है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। The smoke and SO2 produced from burning of coal can combine with fog to create industrial smog। कि जो स्मोक, धुआं और सल्फर के जो ऑक्साइड जो बर्निंग के प्रोसेस में रिलीज हुए वो जब कंबाइन हुए फॉग के साथ तो उन्होंने रिड्यूसिंग स्मॉग को प्रोड्यूस किया। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग नाम से पता चल रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग विच कंसिस्ट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट। इसमें ऑक्सीडेंट की कंसेंट्रेशन हाई होती है, लाइक ओजोन। येलोइश ब्राउनिश ग्रे हिस्सा इसका कलर होता है, विच इज़ फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर। इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी अनप्लेजेंट सी होती है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस में बनती है जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो ये होती है कि सनलाइट का प्रेजेंट होना, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ वोल्टाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम VOCs वगैरह बोलते हैं, और टेम्परेचर जो है वो आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई होना ज़रूरी है, तभी फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है एसिड रेन। एसिड रेन होती क्या है?
एसिड रेन वो होती है जिसकी पीएच नॉर्मल रेन से ज़रा कम होती है, क्योंकि इसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कंबस्टन वगैरह के रिजल्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फ़र के ऑक्साइड रिलीज़ हुए, वो आपके इन्वायरमेंट में शामिल हुए, जब वो वाटर के साथ मिलते हैं, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ मिलते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड्स मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो इससे पीएच कम हो जाती है और जो रेन है वो आपकी एसिडिक हो जाती है। जो आपकी नॉर्मल बारिश होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होती है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होती। नॉर्मल रेन जो है वो स्लाइटली एसिडिक इसलिए होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑल टाइम प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होती है तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन कार्बोनिक एसिड चूँकि एक वीक एसिड है तो इसलिए नॉर्मल रेन जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। लेकिन जब ये एसिड शामिल हो जाएंगे तो फिर वो ज़रा स्ट्रांगली एसिडिक हो जाती है। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर अंडरगो फोटोलाइटिक एंड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन टू फॉर्म SO3। SO2 की ऑक्सीडेशन होती है, SO3 बनता है, SO3 वाटर के साथ कंबाइन हो तो H2SO4 की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है और ये वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करवा देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है वो जब वाटर के साथ कंबाइन होती है तो कार्बोनिक एसिड, इन्हीं एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है, जिसे एसिडिक रेन कहा जाता है। सम टाइम वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह के रिजल्ट में कुछ कंट्रीज़ के अंदर HCl भी रिलीज होता है, तो इससे रेन जो है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एसिडिक रेन के? इट मेक लेक सो एसिडिक दैट दे कैन नो लॉन्गर सपोर्ट फिश लाइफ। जो लेक्स वगैरह होती हैं जहाँ पे इक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही होती है, जब रेन ज़्यादा एसिडिक होती है तो जाहिर सी बात है बारिश का पानी वहाँ भी शामिल होता है, तो इससे फिर इक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं उनकी यील्ड कम हो जाती है। इसके अलावा जो स्टोन एंड मार्बल्स वगैरह होते हैं बिल्डिंग के, उनकी क्रोशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कलर फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं फैब्रिक्स वगैरह के। क्रोसिव होती है स्किन के लिए भी। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल्स लाइक एलुमिनियम, मर्करी, लेड वगैरह। तो जब ये मेटल जो हैं जब ये इक्वेट वाटर बॉडीज़ में शामिल होती हैं तो वहाँ पे जो इक्वेटिक लाइफ होती है उनके लिए हार्मफुल होती हैं। इट ऑल्सो डैमेज स्टील, पेंट्स, प्लास्टिक, सीमेंट। तो इस तरह का जो वर्क होता है उसको भी ये डिस्टर्ब कर रही होती है, जो आपकी एसिडिक रेन होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, द हीट कॉजेज द एटम्स इन अर्थ सरफेस टू वाइब्रेट एंड रेडिएट द हीट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। होता क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में कुछ गैसेस होती हैं मखसूस, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जिनमें जो मेनली है वो जिनमें मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा वाटर वेपर्स होते हैं कुछ जो हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं, मीथेन का कुछ रोल होता है, ओजोन का भी किसी हद तक होता है। तो ये जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ये हीट को ट्रैप करने का काम करती है। जो सूरज से रेडिएशन जारी होती है इनको अपने अंदर से पास होने देती हैं, लेकिन जब अर्थ की सरफेस के साथ टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो ये उनका उतना पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट को वार्म रखने के लिए काफ़ी होते। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट ना होती तो हमारा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता, और इतना कम कि यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल ना होता। अब नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो इतनी हीट को ट्रैप कर रही होती है कि जो नॉर्मल सर्वाइवल के लिए काफ़ी होती है, लेकिन सम टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, जिससे हीट ज़्यादा ट्रैप होती है। जब हीट ज़्यादा ट्रैप होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस फिनोमिना को फिर बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is the increase in average temperature of the earth near surface air and oceans. Most of the observed temperature increase is caused by increased concentration of greenhouse gases, जिनमें मेजरली जो है ये वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। लेकिन वाटर वेपर ऐसा हार्मफुल नहीं होते। तो मेजर सोर्सेज जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो यही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑलमोस्ट 80% रोल होता है, बाकी जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हैं 20% जो रोल होता है वो उनका होता है ग्लोबल वार्मिंग काज करवाने में। प्लूटेंट्स क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल इंजन यूज़ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। जो हम गाड़ियों वगैरह के अंदर फ्यूल यूज़ करते हैं वो
हाइड्रोकार्बन पे कंसिस्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पूरी की पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस करी होती है। तो फ्यूल्स हैव जनरल फार्मूला CH18। जो नॉर्मली फ्यूल होते हैं उसके अंदर ऑक्टेन्स होते हैं। अब होता ये है कि जब कंबस्टन होती है तो इनकी ऑक्सीडेशन होती है, जिससे कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मली चेंज होता है, लेकिन सम टाइम इनकम्प्लीट बर्निंग के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। वाटर वेपर्स तो बनते ही बनते हैं। एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और NO और NO2 की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। यानी इंजन के अंदर जो नॉर्मली एयर भी प्रेजेंट होती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहीं पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। कंबस्टन के रिजल्ट में यानी इस बर्निंग के रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन भी हो रही है। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन रहे हैं। कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो भी कुछ ना कुछ जो है वो रिलीज होते हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं फिर ये प्लूटेंट के तौर पे इन्वायरमेंट में एक्ट कर रही होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लूटेंट्स, द प्लूटेंट प्रोड्यूस इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन बाय द यूज ऑफ पेट्रोल आर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। By incomplete combustion of petrol, some carbon monoxide, unburnt carbon particles, carbon dioxide, water vapor, some alcohol and acids are produced। अब देखें ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको कंबस्टन के रिजल्ट में मिल रही हैं। तो अब इनके जो इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तो उन्हीं सब्सटेंसेस को फिर हम कंसीडर करते हैं प्लूटेंट्स। When petrol burns in a car engine, a very high temperature is produced. At this temperature, nitrogen and oxygen in air of the engine combine together to form nitrogen oxides, जिसमें फिर NO भी होता है और NO2 भी होता है। कंट्रोल मेजर क्या है? अब ये प्लूटेंट्स तो रिलीज हो रहे हैं, तो फिर इनको कंट्रोल कैसे करना है? तो यूज़ ऑफ TEL, जिसे हम टेट्रा इथाइलेट भी बोल रहे होते हैं। टेट्रा इथाइलेट वगैरह जो है वो नॉकिंग का जो होता है प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस रेट ऑफ कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन होती है जिसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कम हो जाती है। इसी तरह से जो कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं फिर उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं जब कंप्लीट कंबस्टन स्टार्ट हो जाए। सेकेंड होता है कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ कर लें। ये भी व्हीकल इंजन्स के साथ इनको अटैच किया जाता है, जिनके अंदर प्लेटिनम बेस्ड कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके पास जो मोर हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उसकी ऑक्सीडेशन करवा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज प्रेजेंट 20 से 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ओजोन इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 28 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो मेन गैस होती है वो ओजोन होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज 10 ppm। प्रोडक्शन ऑफ O3 एंड इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। सम O3 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्टन टेक प्लेस इन एयर। तो कुछ जो है ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में जो मेनली प्रेजेंट है वो नेचर का एक बैलेंस है। वो बैलेंस इस तरह से है कि जो O3 है वो डिकम्पोज भी होता रहता है O2 में और O में, और फिर O2 यानी डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन दोबारा से मिलके O3 की फॉर्मेशन भी कर देते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से भी ओजोन जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो 0.1 ppm तक तो इसका लेवल जो है वो बियरेबल होता है, लेकिन जब ये इससे एक्सीड कर जाता है तो फिर ये ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। It was produced in the upper part of stratosphere by the action of sunlight on O2। जैसे अभी मैंने कहा कि वहाँ पे एक नेचर का बैलेंस है कि O3 ब्रेक डाउन होता है ओजोन का मॉलिक्यूल, तो ये डाईएटॉमिक ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही डाईएटॉमिक ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर दोबारा से ट्राईएटॉमिक ऑक्सीजन यानी ओजोन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन की जो लेयर है वो एक लिहाज से हमारे लिए ज़रूरी भी है। थिकेस्ट लेयर ऑफ ओजोन इज़ एट अ हाइट ऑफ 23 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओजोन
जो है वो एब्जॉर्ब करती है सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है, ये उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती. इफ़ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर डिसअपियर्स completely, then all the harmful UV radiation coming from the sun would reach the earth and would cause skin cancer in men and animals and also damage the plants. तो अगर वो सारी की सारी रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुँचेंगे तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इस लिहाज से इसका प्रोटेक्टिव एक्शन भी है. लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही रिजल्ट में ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट भी हो रही है. तो ओजोन डिप्लेशन जो है उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं. तो वो सोर्सेज कौन से हैं जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर कॉज करवा रहे हैं? उनमें है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिकम्पोज करवा देते हैं O3 को O2 में. यानी NO जो है जब ये ओजोन के साथ कंबाइन होता है तो ये खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, लेकिन O3 को O2 में कन्वर्ट कर देते हैं. अब ओजोन तो इससे इफेक्ट हुई इस तरीके से, और NO और O जो है वो मिलकर NO2 की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं. और जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, अब न्यूक्लियर टेस्ट जिसमें आपके पास फिजन और फ्यूजन वगैरह आ जाते हैं, उसके रिजल्ट में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है. एट हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज़ फेवरेबली ऑक्सीडाइज टू NO. कि जो हाई टेम्परेचर जब होता है तो जो नाइट्रोजन आपकी एयर में प्रेजेंट है और जो कि काफ़ी हाई कंसनट्रेशन में होती है बाकी गैसेस की निस्बत हमारे एटमॉस्फेयर में, ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है NO के अंदर, और फिर NO दोबारा से वही वाला काम करता है कि ओजोन पे अटैक करके खुद NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और O3 ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देता है. इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी ओजोन डिप्लेशन कॉज करवाने की एक मेन रीज़न है. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करते हैं. फ्री रेडिकल फिर हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो जाके ओजोन पे अटैक करते हैं, जिससे ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. और फिर जब एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको रोकना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इस तरीके से भी ओजोन की जो लेयर है वो डैमेज हो रही है. हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. अब जब हमें ये भी पता है कि ओजोन हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि वो सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन हैं वो उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने दे रही, तो फिर लाजमी सी बात है उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है. अब उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है कि वही चीज़ें जो उसकी कॉज की वजह बन रही हैं उनको बैन किया जाए प्रॉपरली और उनके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो यूज़ किए जाए. तो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आजकल मार्केट में कुछ अवेलेबल भी हैं, जिनमें मेनली जो है हाइड्रोजन बेस्ड जो कंपाउंड्स हैं इनका जो ब्रेक डाउन होता है ये ज़रा इजीली हो जाता है, और जब ये ब्रेक डाउन इजीली हो जाता है तो फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर तक रीच नहीं कर पाते, जिस वजह से फिर जो आपकी ओजोन है उस पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता. इसके अलावा जो और भी जो है कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के हैं ऑल्टरनेटिव्स, जिनमें हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस करने की ट्राई की और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आजकल यूज़ भी हो रहे हैं. तो अगर हम इन ऑल्टरनेटिव्स को प्रेफर करें तो किसी हद तक हम ओजोन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद द सब्सटेंसेस विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. यानी हर वो चीज़ जो पानी को आलूदा करती है और फिर उस आलूदा पानी का इफ़ेक्ट जो है, उस पॉल्यूटेड वाटर का जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पे भी होता है, एनिमल्स पे भी होता है, प्लांट्स पे भी होता है. और इन कॉजिंग एजेंट्स को जो ये कॉज करवा रहे होते हैं वाटर पॉल्यूशन, उन्हें वाटर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो कुछ जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ जो है वो डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं, और थर्ड एक थर्मल पॉल्यूशन भी है. तो जो सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स हैं उनमें ऑयल स्पिलेज आ जाता है, लाइफ स्टॉक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेदर इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, और जो डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं उनमें डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह आ जाती हैं. तो पहले हम देख लेते हैं सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स. दीज आर वेस्ट विच आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल बट सस्पेंडेड इन वाटर. दीज वेस्ट इंक्लूड ऑयल स्पिलेज, लाइफ स्टॉक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेदर टेनरीज वगैरह का जो वेस्ट होता है. ऑयल स्पिलेज क्या है? पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स विच आर मेनली हाइड्रोकार्बन. पेट्रोलियम जो है उसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं और उस सारे के सारे तकरीबन उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू सी. अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूजेस नो डाउट बहुत सारे हैं. फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होते हैं, लुब्रिकेंट्स के तौर पे, प्लास्टिक्स के तौर पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में,
सिंथेटिक रबर डिटर्जेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में। तो ये डिफरेंट यूजेस ज़रूर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनको शफल करवाया जाता है, जब इनको ट्रांसफ़र करवाया जाता है, तो अगर ये एक्सीडेंटली लीक हो जाएं और ये वाटर बॉडीज़ में शामिल हो जाएं तो तब ये बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कॉज करते हैं। वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल, लीकेज फ्रॉम कार्गो ऑयल टैंकर्स, टैंकर ट्रक, पाइपलाइन लीकेज एंड लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। तो इनमें से किसी भी लीकेज की वजह से अगर जो आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर में शामिल होती हैं, मेनली ऑयल्स वगैरह, तो इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। अब ऑयल स्पिलिज एंड एनिमल लाइफ, ऑयल स्पिलिज का एनिमल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर पॉइजनस एंड क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम टू ह्यूमंस, एनिमल एंड एक्वेटिक लाइफ। जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, इवन एट वेरी लो कंसनट्रेशन। इनकी मिकदार चाहे थोड़ी सी भी हो तो वो भी कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कॉजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मेरीन एनिमल आर सीरियसली इफेक्टेड बाय soluble aromatic fraction of oil. The spilled oil damages the feathers of the birds or fur of animal and sometimes causes their death. तो इस हद तक ये स्वेयर होते हैं। पेट्रोलियम एंड अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं, व्हेन ऑयल इज स्पिल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सी देन द लाइट ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड। जब लाइट ट्रांसमिशन इफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली प्लांट्स पे इफेक्ट होगा इस चीज़ का। लाइफ स्टॉक वेस्ट जो होता है इज डैम्प्ड ऑन ओपन लैंड, समटाइम इट इज डिस्चार्ज इनटू सीवेज कैनाल्स ऑफ रिवर्स। दिस प्रैक्टिस पॉल्यूट द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो जो वो लाइफ स्टॉक वेस्ट है वो भी किसी भी तरह से अगर वाटर बॉडीज़ में शामिल हो जाए तो वो उनको पॉल्यूट करता है और इसके तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमंस पे भी होते हैं। ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज डायरेक्टली करवाना, लाइक डायसेंट्री, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस एटसेट्रा। Bacteria are present in the livestock waste. It contaminates the surface and ground water. तो जो बैक्टीरिया इस livestock waste में present होते हैं वो अलग से harmful effect cause करवा रहे होते हैं। Industrial waste sources. Industries which produce large quantities of industrial effluents are leather tanneries. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो होती है, ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, फूड, शुगर, पेपर, पल्प, बोर्ड मेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, रबर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। द वेस्ट प्रोडक्ट मे बी वेस्ट हीट, स्मोक, सॉलिड और वाटर इफ्लुएंट। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज का हो सकता है। पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आर हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हैवी मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, मर्करी। अब देखिए जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो मेटल्स वगैरह भी शामिल होती हैं, ग्रीस होती है, डिफरेंट मिनरल एसिड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे होते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स रिजल्ट इन कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर एंड मेक इट अनसुटेबल फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो ये आप इरीगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, इस कदर ये हार्मफुल होता है। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Effects of industrial pollutants. Heavy metals particles are highly toxic and do not have any safe limit. When they are continuously ingested through food or water, they get accumulated in the organism and cause serious health problems like anemia, kidney disease, nervous disorder, high blood pressure, etc. लेदर टेनरीज जो हैं वो क्रोमियम सॉल्ट्स को यूज़ करती हैं विच हैव क्रोमियम। अब जो क्रोमियम के सॉल्ट्स होते हैं ये क्रोमियम मेटल इंतहाई डेंजरस होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, कैंसर कॉजिंग होती है। क्रोमियम इज प्रेसिपिटेटेड एज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। तो मेनली ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोमियम जो है लेदर टेनरीज में कौन सा जो मेन एलिमेंट है पॉल्यूशन कॉज जो करवा रहा होता है। डिज़ोल्व सॉलिड्स पहले हमने पढ़े हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो डिज़ोल्व सॉलिड्स होते हैं वो वाटर को किस तरह से पॉल्यूट करते हैं। दीज आर वेस्ट विच आर डिज़ोल्व सॉल्युबल इन वाटर कम्प्लीटली। इसमें डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ जाते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट इन वाटर बॉडीज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो सर्फ वगैरह हम यूज़ करते हैं,
अब इनका मेन प्रॉब्लम यही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम तक वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। द डिटर्जेंट बाउंड हैवी मेटल आयन लाइक लेड, कैडमियम एंड मर्करी एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम सेडिमेंट्स इनटू वाटर। तो आप देखें जब ये मेटल के साथ बाइंड हो जाते हैं तो फिर ये और ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। एक तो अपनी नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की वजह से ये हार्मफुल है, दूसरा जब ये मेटल के साथ बाइंड हो जाते हैं तो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। पेस्टिसाइड जो पेस्ट किलर्स होते हैं ये भी वाटर बॉडीज़ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, फिशेस के लिए काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। एंड्रीन जो होते हैं इवन इन ट्रेसिस इज़ रिपोर्टेड टू बी टॉक्सिक फॉर कैट फिश एंड अदर वराइटीज़ ऑफ फिश। डीडीटी जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो फिशेस का होता है। टॉक्साफिन जो है हैज़ बीन रिपोर्टेड टू कॉज बोन डिजेनरेशन इन फिशेस। तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए तो हर लिहाज से ये हार्मफुल होते ही हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब फर्टिलाइज़र जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड भी होती हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी होती हैं, और इनकी जो यूज़ है फर्टिलाइजर्स का वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। व्हेन दीज फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एक्सेस, जब एक्सेस में आप इनको यूज़ करते हो तो प्लांट को जिस हद तक तो वो चाहिए थे वो उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बाकी जो अनयूज क्वांटिटी रह जाती है इज़ वॉश्ड अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड इन टू द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स विद रेन वाटर इंटर्स पॉल्यूट द वाटर। तो जो आपके पास अनयूज क्वांटिटी होती है जब वो वाटर बॉडीज़ में शामिल होती है तो वो भी वाटर को पॉल्यूट करती है। द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजिनस या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होती हैं। उसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट अब इनके क्या हैं, जो फर्टिलाइजर्स होती हैं इनके अंदर होते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स। तो ये जो हैं वो एल्गी वगैरह की जो ग्रोथ होती है उसको फास्ट कर देते हैं। अब जब एल्गी वगैरह की ग्रोथ वाटर बॉडीज़ में फास्ट हो जाएगी तो एक तो ये है कि वो ऊपर से कवर कर लेते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व क्वांटिटी जो ऑक्सीजन की इनसाइड वाटर होती है वो कम हो जाती है। सेकेंडली फिर उस एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए जब बैक्टीरिया आके उस पर अटैक करते हैं तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है जो पहले ऑलरेडी कम हो चुकी है एल्गी बनने की वजह से, अब फर्दर जो बैक्टीरिया है वो उसको यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं। तो इससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। हाँ, इसमें स्वैम्प एंड मार्श का है। स्वैम्प जो है वो एरियाज होते हैं जो वेरी वेट होते हैं विद वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग इन इट। तो जो मार्शी एरियाज होते हैं वेरी वेट एंड मडी, ये हमने पहले भी जिक्र किया, तो जो ज़रा दलदली से होते हैं और बहुत ज़्यादा वेट होते हैं वो मार्शी एरियाज होते हैं। द वाटर कंटेनिंग नाइट्रेट सॉल्ट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स। दिस पॉल्यूटेड वाटर के नॉट बी प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। को आप प्योरीफाई करके भी यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल नाम से पता चल रहा है जिसमें हीट या टेम्परेचर का रोल होता है। मैनी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कंपनीज यूज़ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग देयर जनरेटर्स को कूल करने के लिए वो वाटर को यूज़ करते हैं। जो वो हीटेड वाटर फिर वहाँ से रिलीज़ होता है उसको वो फ्लश कर देते हैं ओपन एरियाज़ में। अब जिससे ये होता है कि अब जो आपके पास वाटर जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तो इसके अंदर जो गैस ने डिज़ोल्व होना है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की जो कंसनट्रेशन होती है वाटर के अंदर डिज़ोल्व वो कम हो जाती है। जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो डायरेक्टली इससे इक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई। सेकेंडली ये होता है कि जब पाइप्स वगैरह जो होते हैं अगर वो मेटल्स के बने हुए हैं और उसमें से आप गर्म पानी को मुसलसल पास करवा रहे हैं तो वो खुद डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो नॉर्मली तो सॉल्युबल नहीं होती वाटर के अंदर, लेकिन ज़रा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो वो किसी हद तक सॉल्युबल हो भी जाते हैं। तो इस तरह से फिर अब वो मेटल अगर पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे तो वो जिस भी इक्वेटिक बॉडी में शामिल होंगे वो उसको डिस्टर्ब करेंगे और इसके जो फिर हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। एनालिसिस ऑफ वाटर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है वैसे इंडस्ट्रीज़ के पास, अगर एक प्रॉपर चैनल को फॉलो किया जाए कि ये जो इन्होंने वेस्ट वाटर भी अगर रिलीज़ करना होता है तो उसको भी पहले उसको एनालाइज़ किया जाता है। एनालिसिस के बाद जो है उसको रिलीज़ किया जाता है तो कि उसमें कोई भी जो पोल्यूटेंट है वो एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो मेनली इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है इसको ट्रीट करना किसी हद तक लाजमी भी होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं।
तो इसको भी डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। सॉलिड रिमूवल, ऑयल एंड ग्रीसेस वगैरह जो हैं उनको रिमूव करवाया जाता है। सॉफ्ट ऑर्गेनिक मैटर, हार्ड ऑर्गेनिक मैटर, एसिड एंड अल्कलीज जो प्रेजेंट होते हैं, जो बाकी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, इन सब को डिफरेंट टेक्निक्स में की मदद से जो है वो टैकल किया जाता है। सेडिमेंटेशन टेक्निक्स होती हैं, स्किमिंग डिवाइसेस होती हैं, इमल्सिफिकेशन की जाती है, बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, कुछ कन्वेंशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कुछ मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह कॉज करवाई जाती है, प्रेसिपिटेशन करवा, तो इस तरह से जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उनको उनकी एवोल्यूशन कॉज करवाई जाती है। और बाकी प्रेसिपिटेशन की मदद से जो ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स होती हैं उनको रिमूव करवाया जाता है, रिसाइकलिंग, लैंड फिलिंग वगैरह करवाई जाती है। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स में से गुजारने के बाद इंडस्ट्रियल वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको आप किसी हद तक प्योरीफाई कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं वाटर की क्वालिटी को जज करने की। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक नॉर्मल कंसनट्रेशन तक बियरेबल होती हैं, हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जब वो उस कंसनट्रेशन, उस लिमिट, उस लेवल से एक्सीड कर जाती हैं तब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी अपनी सिग्निफिकेंस है, जिनका एक असाइंड लेवल है, लेकिन इससे बढ़ जाएंगे तो फिर ये नुकसानदेह होंगे। तो जैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन DO होता है, TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, TDS टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस तरह से COD, pH, आयरन, कॉपर, जिंक, हैवी मेटल, नाइट्रेट, फॉस्फेट, तो इनका एक ख़ास लेवल जो है वो तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा की जो है फिर ये बियरेबल नहीं होती। उसके बाद सेकंड जो आपका पार्ट है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? द डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ एंड जनरेशन ऑफ हैज़र्डस सब्सटेंसेस, के जो ज़्यादा हार्मफुल जो हैज़र्ड सब्सटेंसेस हैं उनके यूज़ को कम करना और ऐसा मेथड एडॉप्ट करना जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री में मेनली इस पे काम किया जाता है। Green chemistry emphasizes the design and creation of chemicals that are not hazard to people or the environment, जो नुकसानदेह ना हो, ना लोगों के लिए ना इन्वायरमेंट के लिए, ऐसे केमिकल्स जो है उनकी फॉर्मेशन की जाती है ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। वाई ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू रिड्यूसिंग केमिकल हैज़र्ड्स, मीटिंग चीपर एंड प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंटल गोल्स, मेकिंग कंपनीज टू कंप्लाई विद लॉ फॉर इन्वायरमेंटल सेफ्टी, can be applied to all kind of environmental issues. Advances in green chemistry, ये एक साइनोप्सिड एक एग्जाम्पल है जो कि ग्रीन इंसेक्टिसाइड इसको कहा जाता है। तो अब ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, जो कि नीचे सॉइल माइक्रोब्स की मदद से इसको प्रिपेयर किया गया है। ये काफ़ी लो टॉक्सिक होते हैं बाकियों के निस्बत, मैमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, मतलब बाकी जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं उनकी निस्बत ये मैमल्स या बर्ड्स के लिए काफ़ी लेस टॉक्सिक होता है। इट डज़ नॉट बायो एक्यूमुलेट, ये लीचिंग नहीं कॉज करवाता, वोलेटाइल नहीं होता, परसिस्टेंट इन इन्वायरमेंट, और ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। उसके बाद है हाउ डज ग्रीन केमिस्ट्री वर्क। ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस यही है कि रिड्यूसिंग केमिकल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, सर्चिंग ऑल्टरनेटिव इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो हों, स्ट्राइविंग टू अचीव इंक्रीज रिएक्शन रेट एट लोअर टेम्परेचर, इनोवेटिंग साइंटिफिक सॉल्यूशन टू सॉल्व इन्वायरमेंटल इश्यूज। इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो 12 प्रिंसिपल्स हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। ब्रॉडली जिसका मकसद होता है कि रिस्क रिडक्शन, मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। जो इसकी 12 प्रिंसिपल्स हैं वो हैं वेस्ट प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, लेस हैज़र्डस सिंथेसिस, सेफ केमिकल डिज़ाइन। इसी तरह से जो आपने सॉल्वेंट यूज़ करने हैं वो सेफ़ होने चाहिए, बेनाइन सॉल्वेंट्स होने चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी, रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स, और इसके अलावा रिड्यूस यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स, कैटालाइसिस, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन, रियल टाइम एनालिसिस, इनहेरेंटली सेफ केमिस्ट्री। तो ये इसके 12 प्रिंसिपल्स हैं। आगे इन्हीं को ब्रीफली एक्सप्लोर किया गया है कि सबसे पहला यूज़ सेफर केमिकल। जाहिर सी बात है इसका मकसद ही क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स की प्रोडक्शन, तो फिर सेफर केमिकल्स को ही यूज़ करके ऐसा किया जा सकता है। लेस हैज़र्डस सिंथेसिस मेथड के आप अगर एक
प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट पाथवेज पहले स्टडी करें, उनमें से भी जो लेस हार्मफुल है उसको चूज़ करें। यूज़ सेफर सॉल्वेंट्स, एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रॉपरली मैनेज करते हैं थोड़े, तो मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं यूज़ करना जो एक्सप्लोजन कॉज करवाता हो। वेस्ट मिनिमाइजिंग एंड प्रिवेंशन, यूज़ ऑफ कैटालिस्ट इंस्टेड ऑफ स्टिचोमेट्रिक क्वांटिटीज़, रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल डेरिवेटिव्स, जो मेनली हार्मफुल डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ नहीं करना। सिंथेटिक एफिशिएंसी, एटम इकोनॉमी भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट में भी वो एटम उतना ही मैक्सिमम होना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि कोई भी एटम आपका वेस्ट नहीं हुआ बाई प्रोडक्ट्स के अंदर। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ केमिकल डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन, ऐसे केमिकल यूज़ करें जिनको डिग्रेड करना आसान हो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन, आप जब एक प्रोसीजर परफॉर्म करें उसी दौरान ही पोल्यूशन को कंसीडर करें, ऐसे फैक्टर्स जो पोल्यूशन कॉज करवा रहे हैं उनको रिड्यूस करें। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीडबैक्स, इनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये मेन प्रिंसिपल्स हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। यहाँ पे जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है।